यहां पर हम लोग पहले समझ लेते हैं कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला जिक्र हम लोगों का होगा मूल्यांकन के प्रकार पर, टाइप ऑफ इवेल्युएशन, कितने प्रकार का होता है इवेल्युएशन। तो जब हम इसके प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहला होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन बोले तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जिसको बोलते हैं, फॉर्मल होता है। ये फॉर्मल होने का मतलब यह है कि शिक्षण कार्य प्रारंभ होता है, उसके साथ ही साथ जब मूल्यांकन का कार्य चलता रहता है तब उस मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के जारी रहने के साथ ही साथ जब एक अध्यापक पाठ के बीच बीच में से छात्रों से जानकारियां प्राप्त करता है कि उनकी अभिवृत्तियां, उनकी अभिक्षमता, उनकी अभिरुचि पाठ के प्रति कितनी है और उस पाठ से वो कितने लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्या वे शिक्षण प्रक्रिया से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जब प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ इवेल्युएशन का कार्य भी अध्यापक करता रहता है तो ऐसे इवेल्युएशन को फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोला जाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। बस खाली इतनी जानकारी इसमें प्राप्त करनी है आपको। दूसरा जो होता है योगात्मक मूल्यांकन या अंतिम मूल्यांकन इसको कहेंगे, समेटिव इवेल्युएशन जिसको बोलते हैं। समेटिव इवेल्युएशन का मतलब है, योगात्मक मूल्यांकन का मतलब ही होता है या तो सत्र के अंत में, सेशन के अंत में पढ़ाए गए विषयों का संपूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जिस पाठ को अध्यापक पढ़ा रहा है उस पाठ के अंत में, जिस पाठ को अध्यापक पढ़ा रहा है उस पाठ के अंत में उससे संबंधित जानकारियों को जब वह प्राप्त करेगा, वह यह जानने का प्रयत्न करेगा कि बालक उस शिक्षण प्रक्रिया से कितना कुछ प्राप्त करता है या पढ़ाए गए पाठ से बालक को क्या लाभ हुआ। इन सारी चीजों की जब जानकारी एक अध्यापक जब प्राप्त करने लगता है तब ऐसे मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। एक अंतिम मूल्यांकन होता है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं। यह मूल्यांकन बिल्कुल शब्द से ही स्पष्ट है, निदानात्मक। निदानात्मक भी कह सकते हैं या इसको आप बोल सकते हैं उपचारात्मक। निदानात्मक या उपचारात्मक शब्द ये मेडिकल के क्षेत्र से आया हुआ शब्द होता है। जैसे मेडिकल के लैंग्वेज में उपचार होता है, उपचार होने का मतलब क्या है कि जब रोगी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर तुरंत उससे दवा नहीं दे देता है, उसकी समस्याओं को समझता है, उसकी समस्याओं को सबसे पहले वो नजर में लाता है, सामने लाता है, उसके बाद समस्याओं के अकॉर्डिंग उपचार की व्यवस्था करता है। तो ठीक इसी तरीके से पढ़ाए गए पाठ का या विषय का मूल्यांकन जब किया जाता है, जो छात्र कमजोर रह गया, असफल रह गया, छात्र जो असफल रह गया, उसके असफलता के कारणों को जान करके उसका निवारण करना, ये निदानात्मक मूल्यांकन का हिस्सा होता है। आपके नोट्स बनाने के लिए हमने इसको लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब है लगातार फीडबैक के लिए होता है, कंटिन्यूसली फीडबैक स्टूडेंट का जिसमें हम प्राप्त करते हैं, यानी कि पाठ का विकास जारी है, अध्ययन अध्यापन का कार्य जारी है, बीच बीच में ही छात्रों से फीडबैक लेते रहें। किसका फीडबैक लेते रहें? यह जांच करते रहें कि बालक की अनुभूतियां, अभिव्यक्तियां और ज्ञान कितना ग्रहणीय है उसके लिए, क्या वो बालक ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं। पाठ को पढ़ाते समय बालक के लिए वो सारी चीजें ग्रहण करने योग्य हैं या ग्रहण हो रही हैं या नहीं, इसकी जांच होती है जब, तब निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। यह मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में से किया जाता है। इतनी बातें हमने लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट इस पेज का ले लेंगे तो निर्माणात्मक मूल्यांकन आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह आपके सामने है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं। यह समेटिव इवैल्यूएशन का कार्य सत्र के अंत में होता है, यानी कि सेशन जब समाप्त हो जाता है तब इसका कार्य करते हैं, या पाठ को पढ़ाने के बाद, पाठ जब पूरा हो जाए तो पाठ से संबंधित जानकारियां जब छात्रों से प्राप्त करेंगे कि उस पाठ से बालक का कितना लाभ हुआ, जब इसकी जानकारी एक अध्यापक करने लगता है तब वह मूल्यांकन हो जाता है योगात्मक मूल्यांकन। और इसके बाद अंतिम मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में असफल हो रहे बच्चों के असफलता का कारण जब ढूंढा जाता है मूल्यांकन के जरिए, तब वह मूल्यांकन क्या कहलाता है? निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है।
तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको टाइप ऑफ इवैल्यूएशन क्लियर हो जाएगा। 3 प्रकार का हमने समझा दिया था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन और एक तीसरा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तीनों के हमने प्रकार और इसके कार्य समझा दिए कि इसमें होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अध्ययन करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हमको पढ़ना है। ये जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की अवधारणा आई है हमारे सामने, ये शिक्षा नीति 2009 की देन है। इसकी पृष्ठभूमि कहां से ली गई है? शिक्षा नीति 2009 से इस प्रकार के मूल्यांकन की पृष्ठभूमि ली गई है। शिक्षा नीति 2009 में जो व्याख्या की गई है, वो व्याख्या किसकी की गई है? वो व्याख्या की गई है बच्चों की गुणवत्ता को लेकर के। और किस प्रकार की गुणवत्ता की बात 2009 में की गई है? यह गुणवत्ता जो छात्रों की 2009 में व्याख्यायित की गई है, यह शैक्षिक गुणवत्ता के साथ साथ गैर शैक्षणिक गुणवत्ता की भी बात की जाती है। गैर शैक्षणिक गुणवत्ता की भी बात की जाती है 2009 के अधिनियम में, शिक्षा अधिनियम में। यानी कि उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल छात्रों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो, इसी दिशा में प्रयत्न नहीं होना चाहिए, अपितु इस दिशा में भी प्रयत्न होना चाहिए कि उनके गैर शैक्षणिक कार्यों या व्यवहारों में भी गुणवत्ता आए, सुधार आए। तो यानी कि जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय में किया जा रहा है, उसमें बालक की गुणवत्ता निखरे, अधिक से अधिक वह अर्जित करे, लर्निंग उसका बेहतर हो सके, इस दिशा में प्रयत्न हो, बेहतर हो। और उसके साथ ही साथ उसके गैर शैक्षणिक क्रियाओं की भी बात की जाती है, यानी कि उसके व्यवहार पक्ष पर भी ध्यान दिया जाता है। उसके व्यवहार पक्ष का भी, बालक के व्यवहार पक्ष का भी उपयुक्त परिमार्जन किया जाए, इस बात पर भी फोकस किया गया। चाहे वो जूनियर के बच्चे हों, 6 से 8 तक के बच्चे हों, या इंटरमीडिएट के बच्चे हों, यानी जूनियर हाई स्कूल के हों या इंटरमीडिएट के बच्चे हों। 2009 में यह अवधारणा उनके सामने लेकर के आई गई। यह अवधारणा लेकर के आई गई कि इसमें समझाया गया कि बच्चों के शैक्षणिक व्यवहार में भी गुणवत्ता है और शैक्षणिक व्यवहार के गुणवत्ता के साथ साथ गैर शैक्षणिक व्यवहार में भी गुणवत्ता है। इट मीन्स कि उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करके उनको एक सशक्त नागरिक बनाने की दिशा में प्रयत्न किया जाए संस्थाओं के द्वारा, विद्यालय के द्वारा। तो जब यह अवधारणा प्रस्तुत हो गई, तब उसी समय 2009 की अवधारणा से ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विचारधारा को प्रस्तुत किया गया। क्योंकि व्यवहार का परिमार्जन करना है, उसके व्यवहार पक्ष को उपयुक्त बनाना है, बेटर बनाना है, तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर यदि इवैल्यूएशन होता है तभी ऐसा संभव है। अब देखिए, सतत शब्द जो प्रयोग में लाया गया है, इसमें सतत शब्द प्रयोग लाने का मतलब है इसका कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। सतत का मतलब हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि लगातार बच्चे का मूल्यांकन हो। जब किसी बच्चे का मूल्यांकन विद्यालय में पहले दिन से लेकर के उसके टोटल शैक्षणिक वर्षों तक लगातार मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी हो, लगातार उसका मूल्यांकन हो, तब ऐसे मूल्यांकन को सतत मूल्यांकन कहा जाएगा। और जब बच्चे के शैक्षणिक कार्यों में गुणवत्ता लानी है, दिन प्रतिदिन के सीखे गए व्यवहार के विषय को जानना है आपको, तभी तो आप उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं कि आज के अध्ययन अध्यापन से बच्चे को क्या लाभ हुआ, उसका मूल्यांकन कर लें। कल फिर कक्षा का संचालन करें तो कल के शिक्षण से आप बच्चे का क्या लाभ करवाएंगे, इसका भी मूल्यांकन। यानी कि दिन प्रतिदिन जितनी शैक्षणिक क्रियाओं का आयोजन हो रहा है, उन समस्त शैक्षणिक क्रियाओं के जरिए बच्चे को क्या लाभ हो रहा है, इन चीजों की जानकारी यदि आप प्राप्त करोगे तो कहां पर बच्चे को कठिनाई हो रही है, आप उसकी कठिनाई का निवारण करके प्रतिदिन उसे आगे की दिशा में बढ़ाएंगे, उसकी लर्निंग और बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। तब तो सतत मूल्यांकन होगा, ठीक है। और व्यापक मूल्यांकन की जब बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव की बात जब हम करेंगे, तो व्यापक का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का तुरंत मतलब आ जाएगा जिसकी भाव भूमि में व्यापकता हो या जिसके विस्तार क्षेत्र में व्यापकता हो,
वही कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो जब विस्तार क्षेत्र में व्यापकता की बात करेंगे तो हमारे सीखने के 3 क्षेत्र होते हैं। हम 3 क्षेत्रों की लर्निंग करते हैं। उन 3 क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्रों की लर्निंग होती है? लर्निंग हमारी होती है ज्ञानात्मक क्षेत्र में, हम ज्ञानात्मक क्षेत्र की लर्निंग करते हैं। हम भावात्मक क्षेत्र की लर्निंग करते हैं। हम क्रियात्मक क्षेत्र की लर्निंग करते हैं। क्रियात्मक क्षेत्र की लर्निंग करते हैं। यही सीखने की व्यापकता होती है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है और अधिगम की व्यापकता यही होती है। अधिगम की व्यापकता। अच्छा, जब अधिगम के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, अधिगम की व्यापकता की बात करेंगे, तब वहां पर एक बात यह भी कह देंगे लर्निंग के संदर्भ में कि कोई भी व्यक्ति हो और कोई भी जंतु हो, वह सब लर्निंग करते हैं। यह भी अधिगम की व्यापकता है। लेकिन केवल स्पेशली हम अपने को लेकर के यदि चलें, केवल ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के चलें, ह्यूमन नेचर को लेकर के चलें, तो इसकी व्यापकता यह होती है कि यह 3 क्षेत्रों में लर्निंग करता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र की लर्निंग कब होती है? जब वह विषय से संबंधित, घटना से संबंधित, स्थान से संबंधित, वस्तु से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में जोड़ता है, तब उसकी लर्निंग होती है ज्ञानात्मक क्षेत्र की लर्निंग। और जब भावात्मक क्षेत्र की लर्निंग होती है, तब मूल्यों का निर्माण होता है उसके मस्तिष्क में। मूल्य निर्माण की प्रक्रिया उसके मस्तिष्क में चलती है। मूल्य निर्माण की मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना को वह मूल्य देता है, और जो मूल्य उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान व घटना को वह देता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होता है उसके प्रति। यानी कि स्वाभाविकरण की प्रक्रिया जो हम सीखते हैं, वो हम सीखते हैं किस दिशा से? भावात्मक क्षेत्र की लर्निंग से हम स्वाभाविकरण की प्रक्रिया सीखते हैं। क्रियात्मक क्षेत्र की लर्निंग जो हमारी होती है, यहां से हम शारीरिक अंगों का संचालन सीखते हैं। क्रियात्मक क्षेत्र की लर्निंग से शारीरिक अंगों का संचालन हम सीखते हैं। अंगों का संचालन, या यूं कह लें कि जटिल शारीरिक क्रियाओं को सीखते हैं। इसी के अंतर्गत बच्चे के उठने, बैठने, चलने फिरने, खाने पीने इत्यादि की क्रियाएं सीखी जाती हैं। यह भी एक सभ्य प्रकार की क्रिया होती है। यदि शारीरिक अंगों का संचालन बालक सही तरीके से नहीं सीख रहा है, तो भी उसके सामाजिकता होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। यही व्यापकता होती है। तो 2009 के अधिनियम के पहले ज्यादातर अधिनियम इसी बात पर फोकस करते थे कि बच्चे के ज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास पर समस्त अधिनियम फोकस करते थे। यानी कि 9 के पहले जितनी शिक्षा नीतियां लागू की गई थी, उन समस्त शिक्षा नीतियों में इस दिशा पर बल दिया जाता था, इस बात पर बल दिया जाता था कि बच्चे में ज्ञान का निर्माण बेहतर हो। यानी कि उसके मस्तिष्क में किताबी ज्ञान को ठूसने की दिशा में बल दिया जाता था। लेकिन 2009 में जब शिक्षा नीति आई, तो 2009 की शिक्षा नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया कि केवल बच्चे में किताबी ज्ञान ना हो, किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चे में, एक तो एनसीएफ 2005 में भी यह अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, लेकिन 2009 में इस अवधारणा की रूपरेखा तैयार कर दी गई और उसे लागू करवाने की दिशा में प्रयत्न भी किया गया। उसी दिशा का प्रयत्न था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। समझाया गया कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। इसकी आवश्यकता को समझाया गया कि इसी के माध्यम से बच्चे का सटीक मूल्यांकन हो सकेगा कि किस क्षेत्र का मूल्यांकन होगा, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होगा, भावात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होगा और क्रियात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होगा। इन तीनों पक्षों में बालक अध्यापक के जरिए या विद्यालय से क्या लाभ पा रहा है, इस चीज की जानकारी होगी और विद्यालय का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया, अध्यापक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया कि वह बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए करे क्योंकि वह शैक्षणिक कार्यों में बच्चे को निपुण बनाए, उसके साथ ही साथ गैर शैक्षणिक क्रियाओं में भी वह निपुणता प्राप्त कर ले, उसके व्यवहार भी बेहतर हो सके जो गैर शैक्षणिक व्यवहार हैं, उसकी सामाजिकता का विकास हो, उसके नैतिकता का स्तर उच्च हो, उसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास हो, कार्य निष्पादन की क्षमता उसकी बेहतर हो सके, इस दिशा में भी प्रयत्न किया गया। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को हमने आपके सामने रख दिया कंप्लीटली।
इस मूल्यांकन का उद्देश्य केवल यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास बेहतर हो सके। यद्यपि बच्चे के सर्वांगीण विकास को लेकर के बहुत स्वतंत्रता के बाद से ही इस दिशा में प्रयत्न किया गया, लेकिन यथार्थ की भूमि पर उतर नहीं पाई थी किसी भी शिक्षा नीति से यह बात। यहां पर इस दिशा में प्रयास किया गया, उसको यथार्थ की जमीन देने का प्रयत्न किया गया था कि बालक के सर्वांगीण विकास को वास्तविक रूप दिया जाए। तो इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा प्रस्तुत करके अध्यापक के कार्य को आसान बनाया गया कि यदि आप रेगुलरली बच्चे का चेक कर रहे हैं कि उसका कितने वह लर्निंग कर रहा है, शैक्षणिक क्षेत्र में भी और गैर शैक्षणिक क्षेत्र में भी उसका बिहेवियर कितना परिवर्तित हो रहा है, यदि रेगुलर अंतराल पर आप इस चीज का इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो कहां पर कमी है, किस दिशा में बालक नहीं प्राप्त कर पा रहा है, इन समस्त चीजों को आप जानोगे और उसे सही दिशा देने का प्रयत्न करोगे। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ गया होगा। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब है कि पहले दिन के शिक्षण कार्य शुरू होने से लेकर के अंतिम दिन के शिक्षण कार्य तक लगातार इवैल्यूएशन का काम चलता हो तो उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। और व्यापक मूल्यांकन का मतलब यह हो जाएगा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का इवैल्यूएशन हो, गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का जब इवैल्यूएशन करेंगे, शैक्षणिक कार्यों का इवैल्यूएशन करेंगे कि बालक ने लर्निंग कितनी की, गैर शैक्षणिक क्षेत्रों की बात करेंगे तो बालक का व्यवहार, उसकी सामाजिकता, उसकी नैतिकता, उसका चरित्र, उसका कार्य कौशल, उसके कार्य करने की शक्ति, समस्त बातों का यदि इवैल्यूएशन करके उसमें सुधार की बात करेंगे तब उसकी व्यापकता की बात हो जाएगी, व्यापक मूल्यांकन की बात हो जाएगी। व्यापक का मतलब है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में फैला हो, जिसकी जमीन काफी विस्तृत हो। और कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो लगातार बहुत दूर तक चले, वो कंटिन्यूअस मूल्यांकन हो जाएगा। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हमने आपको समझा दिया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। अब यहां पर हम आपको थोड़ा सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य को समझा देते हैं कि इसका लक्ष्य क्या था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो प्रस्तुत की गई विचारधारा थी, इसका लक्ष्य क्या होता है। आइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य यहां पर एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य, व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य। आइए, यहां से परीक्षा का प्रश्न आपको मिल सकता है, यही सीधे सीधे देगा एग्जाम में कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य है। ठीक है, विकल्प बना देगा 4 विकल्प। तो कुछ लक्ष्य हम आपके सामने लिख दे रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के, ताकि आप परीक्षा में क्वेश्चन सही कर सको और आपका कार्य सही हो सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करेंगे तो इसका मुख्य लक्ष्य है बच्चे की विद्यालय में उपस्थिति के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना। यानी कि हम संक्षेप में लिख देते हैं, बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना इसका मुख्य लक्ष्य है। हर पहलू का मूल्यांकन करने का मतलब यह है कि चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे वो गैर शैक्षणिक हो, सभी पहलू का मूल्यांकन करके उसमें सुधार की बात करना। लेकिन किस बच्चे की बात करता है? जो विद्यालय में उपस्थित बच्चा है उसकी बात कर रहा है। जाहिर सी बात है कि उसी का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा। इसका उद्देश्य बच्चों के तनाव को कम करना, बच्चों के तनाव को कम करना, बच्चों के तनाव को कम करना। अच्छा, कई बार ऐसे होता था, जैसे आपको हम सिंपली समझा दें, परंपरागत शिक्षण में ऐसा होता था कि बच्चों को लक्ष्य दिया जाता था। परंपरागत शिक्षण में फोकस किस बात पर किया जाता था कि बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष पर ही केवल फोकस किया जाता था। मतलब ज्ञान एवं सूचनाओं को उसके मस्तिष्क में जबरदस्ती ठूसा जाता था परंपरागत शिक्षण से। परंपरागत शिक्षण का मतलब है कि जो पुरानी समय से चली आ रही शिक्षण व्यवस्था थी वही परंपरागत शिक्षण व्यवस्था होती है। तो परंपरागत शिक्षण में इसी बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करवाया जाता था, यानी ज्ञान और सूचनाएं उसके मस्तिष्क में जबरन ठूसी जाती थी। लेकिन बाद के दिनों में बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा के आ जाने के बाद लगातार शिक्षा नीतियों के आने से कुछ संशोधन हुआ, कुछ चेंज हो गया।
वहां पर इस बात पर फोकस किया गया 2009 की शिक्षा नीति से, जब सतत व व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, तब कहा गया कि इससे बच्चों का तनाव कम करने में मदद मिलेगी। क्योंकि बच्चे बहुत तनाव में होते हैं। कितने प्रकार के तनाव होते हैं उनके सामने? एक तो विषय से संबंधित तनाव उनके मस्तिष्क में होते हैं। यदि विषय के कठिनाई स्तर के कारण बच्चों में तनाव होता है। बच्चों की अपनी खुद की पारिवारिक कंडीशन, पारिवारिक समस्याओं के कारण भी उनके सामने समस्या होती है, तनाव होती है। बालक की मित्र मंडली भी उनको तनाव देती है। मित्र मंडली उनको तनाव देती है। यदि मित्र मंडली में बेहतर तरीके से वह फिट नहीं बैठ पा रहा है तो भी उसको तनाव होगा। कक्ष की बैठक व्यवस्था को लेकर के भी बालक तनाव में होता है। बैठक व्यवस्था को लेकर के तनाव होने का मतलब है कि डेस्क बेंच यदि आवश्यकता के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार व्यवस्थित नहीं हुए हैं तो भी उसको लेकर के बच्चा तनाव में होगा। जैसे कल्पना करो आप, पहले क्या होता था, विद्यालय में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता था कि बच्चे को बैठने में असुविधा होगी या नहीं होगी, बस केवल डेस्क बेंच लगा दी जाती थी, आधुनिक फर्नीचर की व्यवस्था कर दी जाती थी विद्यालयों में। अपन लोग भी जब छोटे छोटे थे तो यदि ऐसी कोई डेस्क बेंच मिल जाती थी जिसमें बेंच की सतह नीचे होती थी, डेस्क की ऊपर होती थी, तो बैठ करके पकड़ के लिखने में कठिनाई होती थी, तो एक प्रकार का तनाव होता था। तनाव क्या होता था कि रफ पर उस तरीके से पकड़ के लिख नहीं मिलता था, और जब कॉपी को उठा करके पैर पे रख लेते तो टीचर डांटता था, तो एक प्रकार का तनाव यह भी चलता रहता था। और टीचर इस पक्ष पर कभी ध्यान ही नहीं देता था, वो आता था डांट देता था, नहीं तो पटाके एक ठू लगा देता था। तो अपन लोग भी समस्या में थे इसको लेकर के। तो यहां कहने का मतलब यह है कि जब आप समय समय पर इवैल्यूएशन करेंगे तो विभिन्न प्रकार के तनाव की जानकारी आपको प्राप्त होगी। कक्ष में बैठक व्यवस्था को लेकर के तनाव, मित्र मंडली के साथ यदि बच्चे का कोई तनाव उत्पन्न हो रहा है तो उसको लेकर के भी जानकारी मिलेगी कि उसके मित्र मंडली के साथ व्यवहार क्यों नहीं फिट बैठ पा रहा, बच्चे के साथ समस्या क्या हो रही है। विषय के कठिनाई स्तर को लेकर के यदि बच्चा परेशान है, क्या जबरदस्ती उसे अध्ययन थोपा तो नहीं गया है, तमाम सारी चीजों की जानकारी प्राप्त होगी। तो इससे कठिनाई स्तर या तमाम चीजों की जानकारी से, यानी कि बच्चे को तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। किसके जरिए? कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के जरिए। और एक और उद्देश्य यहां से पूरा हो जाता था, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित भी बनाया जा सकता है इसके जरिए। एक और उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाने में सफलता, यानी इसका लक्ष्य यह भी पूरा हो जाएगा कि मूल्यांकन जो है वह नियमित हो जाएगा। पहले मूल्यांकन जरूरी नहीं था कि वह नियमित कार्यक्रम में शामिल होता था। एक और बात हो जाएगी, रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को स्थान प्राप्त होगा। या सिंपली हम लिख देते हैं, रचनात्मक शिक्षण को महत्व मिलेगा। रचनात्मक शिक्षण को महत्व मिलेगा। रचनात्मक शिक्षण का मतलब है कि क्रिएटिव टीचिंग का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि जब आप कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करोगे तो आपको छात्रों की कठिनाइयां समझ में आएंगी। और जब छात्रों की ना केवल कठिनाइयां समझ में आएगी, विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नता होगी, छात्रों में इंडिविजुअलिटी होगी। किस बालक की रुचि आपके पढ़ाए जाने के तौर तरीकों में लग रही है, किस बालक की नहीं लग रही है, आप में एक आप में सुधार होगा। आप लगातार अपनी शिक्षण विधियों में परिमार्जन करेंगे, मॉडिफाइबिलिटी आएगी आपके अंदर भी, परिमार्जितता आएगी आपके अंदर, क्योंकि आप लगातार छात्रों की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में प्रयत्न करेंगे। तो आप भी क्रिएटिव करोगे कुछ ना कुछ, लगातार नए नई खोज करके नई नई शिक्षण विधियों का आविष्कार के नए नए तरीके से आप पढ़ाओगे। तो क्रिएटिव शिक्षण को यहां पर स्थान मिलेगा, रचनात्मक शिक्षण को भी स्थान मिलेगा। और जब रचनात्मक तरीके का शिक्षण एक अध्यापक करेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का लाभ अधिक होगा, बच्चे लाभान्वित ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होंगे। इसके बाद एक और यहां पर फायदा हो जाएगा, निदान और उपचार के साधन प्राप्त होंगे। निदान एवं उपचार के साधन प्राप्त होंगे। निदान एवं उपचार के साधन
प्राप्त होंगे। जाहिर सी बात है कि निदानात्मक मूल्यांकन भी आप करोगे कि बच्चे के सीखने में असफलता क्यों उससे मिल रही है, इस बात की भी जानकारी मिलेगी और उस असफलता का निवारण भी आप करेंगे, तो निदानात्मक भी हो जाएगा। कुल मिला जुला करके यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य होते हैं। हमने सतत और व्यापक मूल्यांकन के अर्थ को समझाया, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अर्थ को समझाया। थोड़ी सी आप सेल्फ स्टडी कर लोगे तो मुझे लगता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका स्पष्ट हो जाएगा, क्लियरली जानकारी आप इसके क्षेत्र की प्राप्त कर लेंगे। अब हम लोग यहां पर अध्ययन कर लेते हैं अंतिम बिंदु का अध्ययन। आज के लेक्चर के बाद हम लोग करेंगे अंतिम बिंदु का अध्ययन। जो अंतिम बिंदु हम लोगों को पढ़ना है वो यहां पर पढ़ लेना है, मूल्यांकन के उद्देश्य या शैक्षिक उद्देश्य से हम मूल्यांकन को 3 भागों में वर्गीकरण करेंगे। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट आज के दिन का वो ये रहेगा, मूल्यांकन के दृष्टि से शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। कुछ सूक्ष्म जानकारियां इसकी दे देंगे संक्षेप में आपका, जिससे कि तैयार हो जाए। मूल्यांकन के दृष्टि से शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण हम लोगों को पढ़ना है। इसका मतलब यह है कि किन किन क्षेत्रों में शिक्षा के किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मूल्यांकन किया जाता है, या किन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। चलिए संक्षिप्त जानकारियां कुछ आपके सामने हम इसके विषय के दे देते हैं। मूल्यांकन की दृष्टि से शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण होता है उसके विषय की बात करेंगे। तो 3 क्षेत्रों में इसका वर्गीकरण किया जाता है। आपको हमने पहले ही समझाया था, नहीं समझाया था तो एक बार फिर से सुन लेना। जो परंपरागत शिक्षण था, यानी कि जो प्राचीन काल से, वैदिक काल से शिक्षण की व्यवस्था हमारे देश में चली आ रही थी, उस वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के आधुनिक समय तक पहुंचते पहुंचते अगर हम बात करें शैक्षणिक उद्देश्यों की, तो पहले की शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण अस्पष्ट नहीं था। अस्पष्ट इसलिए नहीं था कि प्राचीन काल में जो शिक्षण के उद्देश्य थे उनकी व्यापक प्रक्रिया थी, यानी कि शिक्षण के उद्देश्य इतने व्यापक थे कि वो शिक्षण प्रक्रिया से तुरंत प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, इस दिशा में कहना कंफर्म नहीं था, स्पष्ट नहीं था। क्योंकि वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें बालक को विभिन्न प्रकार की जानकारियां देना था, उसे एक सुयोग्य नागरिक बनाना था। तो शिक्षण के उद्देश्य प्राचीन काल की शिक्षण व्यवस्था में अस्पष्ट नहीं थे। लेकिन आधुनिक काल की शिक्षण व्यवस्था में जब शिक्षण उद्देश्यों की बात की जाने लगी तो बेंजामिन एस ब्लूम ने सबसे पहली बार टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, एक पुस्तक बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में लिखा था। टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इसने प्रस्तुत किया था। उसी पुस्तक में पहली बार बेंजामिन एस ब्लूम ने शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। पहली बार शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण 20वीं शताब्दी में किया गया, बेंजामिन एस ब्लूम ने किया था। 3 क्षेत्रों में शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया था। ज्ञानात्मक क्षेत्र का निर्धारण किया था, ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और एक अंतिम क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, यानी कि शिक्षण के यही 3 उद्देश्य होते हैं। यदि जब हम टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि हम बच्चों के ज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास कर सकें, पढ़ाने का उद्देश्य होता है बच्चों के भावात्मक क्षेत्र का विकास करें, और पढ़ाने का उद्देश्य होता है बालक के क्रियात्मक क्षेत्र का विकास करें। तो जब इन्हीं 3 क्षेत्रों के विकास का उद्देश्य लेकर के हम बच्चों के बीच जाएंगे तो जाहिर सी बात है इवैल्यूएशन भी इन्हीं 3 क्षेत्रों का होगा, यानी कि मूल्यांकन भी हम इन्हीं 3 क्षेत्रों का करेंगे कि बालक ने ज्ञानात्मक क्षेत्र में कितना कुछ अर्जित किया, बालक के भावात्मक पक्ष का विकास कितना हुआ, बालक के क्रियात्मक पक्ष का विकास कितना हुआ। तो मूल्यांकन के भी
तीन क्षेत्र होंगे, तीन उद्देश्य होंगे। ज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन होगा, भावात्मक क्षेत्र का शैक्षणिक मूल्यांकन होगा, क्रियात्मक क्षेत्र का शैक्षणिक मूल्यांकन होगा। यानी जो शिक्षण के तीन उद्देश्य होते हैं, तीन क्षेत्रों के उद्देश्य होते हैं, वही मूल्यांकन के भी उद्देश्य होते हैं। ठीक है। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का बाद में वर्गीकरण भी बेंजामिन एस ब्लूम ने किया, और भावात्मक क्षेत्र के वर्गीकरण थोड़ी हम जानकारी आपको दे देंगे। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम ने किया। 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया। किसका? ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, और इसके कई चरण इसने समझाए। क्या बताएं? ज्ञान बताया, अवबोध बताया, ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, और मूल्यांकन। इतने भागों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक पक्ष में कर दिया 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम ने। ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब यह होता है कि बालक के ज्ञान से संबंधित, यानी कि विषय के सूचना से संबंधित जितनी जानकारियां बच्चे अपने मस्तिष्क में जोड़ते हैं, वो समस्त चीजें उसके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होती है। यानी परिभाषा को याद करना, परिभाषा का निर्माण करना, ठीक है, कि स्मृति, मेमोरी की क्षमता इसी के अंतर्गत आ जाएगी, विषय की सूचना इसी के अंतर्गत आ जाएगी। अब अगर आप बहुत डिटेल अध्ययन में जाएंगे, अपने बीटीसी की पाठ्यक्रम वाली किताब का यदि अध्ययन करेंगे, तो आप ज्ञान के विषय में भी आपको अध्ययन मिलेगा, अवबोध के विषय में भी अध्ययन मिलेगा, विश्लेषण के भी विषय में पढ़ेंगे, संश्लेषण भी पढ़ेंगे, और मूल्यांकन भी पढ़ेंगे। ठीक है। ज्ञान का मतलब है विषय से संबंधित सूचना को प्राप्त करना। अवबोध का मतलब ये हो जाता है कि किसी सूचना के साथ साथ जब अपनी अंडरस्टैंडिंग जोड़ने लगता है बालक, अपनी समझ का जब प्रयोग करने लगता है, तब वह बालक अवबोध स्तर पर होता है। विश्लेषण का मतलब है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसके पदों में जब हम उसको विभक्त करते हैं, तो वह प्रक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और विश्लेषण तभी संभव है जब ज्ञान के साथ साथ समझ हो जाएगी, तब आप विभिन्न पदों में समस्या को तोड़ सकते हो। और जब समस्या को उसके विभिन्न पदों में आप विभक्त कर दोगे, तो समस्या की कहां पर समस्या है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर आप विभिन्न पदों को जोड़ करके मूल्यांकन कर लेंगे और यह चेक कर लेंगे कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। ये ज्ञानात्मक पक्ष का हो जाएगा। इसके बाद एक पक्ष भावात्मक पक्ष जो होता है, भावात्मक पक्ष या भावात्मक क्षेत्र की बात करें, यह भी, इस क्षेत्र में भी हम लर्निंग करते हैं, भावात्मक क्षेत्र की लर्निंग होती है। तो भावात्मक क्षेत्र के जो लर्निंग होती है, उसके 5 भाग होते हैं। भावात्मक पक्ष के जो भावात्मक पक्ष के 5 भाग होते हैं, उसको क्राथवेल और मारिया ने 1965 में वर्गीकृत किया था। 2 मनोवैज्ञानिक थे, क्राथवेल, या कहीं कहीं क्राथवाल लिखा होता है, क्राथवाल एंड मारिया। ये 2 लोग थे 1965 में, इन्होंने भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। क्राथवेल और मारिया ने 1965 में बालक के भावात्मक पक्ष का या भावात्मक क्षेत्रों का वर्गीकरण कर दिया। कई भागों में इसका वर्गीकरण भावात्मक पक्ष का हुआ। कितने भाग बांटे थे? 5 भाग बांटे थे। पहला भाग इसमें समझाया था अटेंडिंग। अटेंडिंग का मतलब है जिसे अवधान कहा जाता है। पहला कार्य यहां पर इसका पहला भाग समझाया गया, अवधान। अवधान का मतलब अटेंशन, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना इत्यादि को क्लियर करने के लिए, विशेष जानकारी उसके विषय में प्राप्त करने के लिए हम ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? अटेंशन। जब तक आप अवधान नहीं करोगे, अटेंडिंग नहीं करोगे उस घटना को लेकर के, तब तक उससे संबंधित जानकारी आपको कभी नहीं मिल सकती है। अवधान हो जाता है। उसके बाद हम आकलन करते हैं। जब अटेंशन देंगे तब आकलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैल्यू देना। आकलन करने का मतलब है वैल्यू करना, यानी कि किसी भी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान को मूल्य देना, उसको महत्व देना। आकलन करेंगे, आकलन के बाद एक गलती कर, आकलन
अवधान के बाद पहले अनुक्रिया करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। अवधान के बाद अनुक्रिया, अनुक्रिया होने के बाद तब आप उसको वैल्यू देंगे, तब उसे आप वैल्यू देंगे। वैल्यू देने का मतलब है आकलन करना, आकलन करना, और इसके बाद संगठन, संगठन के बाद स्वाभाविकरण, स्वाभाविकरण। ये इतना आसानी से समझ में नहीं आने वाला है, यहां पर बहुत संक्षिप्त जानकारी आपको दी जा रही है, बहुत डिटेल अध्ययन इसका आप अपनी किताब के जरिए करेंगे। देखिए, बेंजामिन एस ब्लूम ने एक बात स्पष्ट कहा था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में, अपने उस पुस्तक में इन्होंने कहा था कि बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना बहुत आसान होता है। सबसे चैलेंजिंग काम एक टीचर के होता है बालक के भावात्मक पक्ष का विकास करना। इसलिए चैलेंजिंग होता है क्योंकि बालक के भावात्मक पक्ष से ही उसके व्यवहार करने की, उसके स्वभाव करने की प्रक्रिया का संबंध होता है। बालक का स्वभाव कैसा होगा, बालक विभिन्न प्रकार के वस्तु व्यक्ति घटना को के संदर्भ में क्या मूल्य रखेगा, क्या वैल्यू रखेगा, क्या चरित्र रखेगा, ये सब डिपेंड करता है उसके भावात्मक पक्ष पर। तो केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास कर देने से बालक का विकास नहीं होगा, बल्कि भावात्मक पक्ष का भी विकास करेंगे, तभी बच्चा सर्वांगीण विकास को प्राप्त करेगा। तो इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी कि बालक ने अवधान कितना है, अवधान की क्षमता कितनी है, कि किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान की तरफ उसका ध्यान कितना, अटेंशन कितना है। उसके बाद वह रिस्पॉन्स कैसा करता है, रिस्पॉन्स करने के बाद वह आकलन करेगा, वैल्यू देगा, मूल्य देगा किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान घटना को। संगठन उसके बाद करेगा। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल हम आपको समझाएं, जैसे हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हमारे जीवन में हमसे जुड़े हुए हैं, सब पर हम अटेंशन देते हैं। उसके बाद जितना अटेंशन देंगे उसी प्रकार का रिस्पॉन्स करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, और जब उस वस्तु व्यक्ति स्थान घटना के प्रति हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा तो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम आकलन करेंगे, उसका उसको वैल्यू देंगे, मूल्य देंगे। जितना ज्यादा वैल्यू उसका, तो विभिन्न प्रकार की व्यक्ति वस्तु स्थान घटना हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं, सबको हम बराबर का वैल्यू नहीं दे सकते हैं, बराबर का महत्व नहीं दे सकते हैं। किसी को कम वैल्यू देंगे, किसी को ज्यादा देंगे। क्रम होगा, कोई सीरीज होगी कि नहीं होगी, श्रेणी होगी ना वैल्यू देने की वस्तुओं को। जैसे परिवार में मान लो 8 लोग हों तो 8 लोगों को आप अलग अलग वैल्यू देंगे, अलग अलग मूल्य देंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे। आप वर्गीकरण करके सबके वैल्यू को संगठित करेंगे, जोड़ेंगे। जब सबका वैल्यू संगठित हो जाएगा, सबका मूल्य संगठित हो जाएगा, तो जिसके प्रति जितनी जो स्वभाव करना होगा वैल्यू के अकॉर्डिंग आप स्वभाव करोगे। जैसा महत्व दिए रहेंगे वैसा स्वभाव करेंगे। जैसे मान लो 4 टीचर आपको पढ़ाते हैं, 4 टीचर में आप जिसको बहुत महत्वपूर्ण मान लिए होंगे, जिसको बहुत अधिक वैल्यू दे दिए होंगे, आप इसके प्रति आपका स्वभाव कैसा होगा, बहुत नम्र स्वभाव होगा। और किसी को एकदम वैल्यू नहीं दिए होंगे, एकदम मूल्य नहीं दिए होंगे, उसके प्रति आपका कोई स्वभाव नहीं होगा, कठोर रवैया आपका होगा। यह भावात्मक पक्ष होता है। इसके बाद एक पक्ष होता है क्रियात्मक पक्ष, एक पक्ष होता है क्रियात्मक पक्ष। एक पक्ष होता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किया था वो किया था, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन और हैरी ने वर्गीकरण 1965 में किया था। सिम्पसन और हैरी, सिम्पसन और हैरी ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। कितने भागों में वर्गीकरण क्रियात्मक पक्ष का किया था सिम्पसन और हैरी ने? तो क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सहज क्रियात्मक अंग संचालन, यानी कि सहज क्रियात्मक अंग संचालन, यानी कि जब हम सहज क्रियाएं करते हैं, सहज क्रियाओं के लिए जब हम अंग संचालन करते हैं तब की बात करता है। ये सहज क्रियात्मक अंग संचालन किया था। और दूसरा आधारभूत अंग संचालन की बात करता है। आधारभूत का मतलब जो फंडामेंटल क्रियाएं हमारी होती हैं, चलना, उठना, भागना, दौड़ना, खाना पीना, आधारभूत अंग संचालन, ये दूसरे वर्ग में बांटा इसको। सहज क्रियाएं करने का मतलब है जो हम जन्मजात क्रियाओं को लेकर के
पैदा होते हैं उन क्रियाओं को करना, सामान्य तौर तरीकों की। आधारभूत का मतलब है जो फंडामेंटल हमारे अंग का संचालन होता है, संचालन की क्रियाएं होती हैं, यानी कि किसी प्रकार का आदेश मिलने पर जब अंग संचालन करना होता है तब वह आधारभूत कहलाता है। जैसे उछलना, कूदना, पकड़ना, रेंगना, आधारभूत में कौन आएगा? उछलना, कूदना, दौड़ना, ये आधारभूत आएंगे। यानी कि कोई सूचना मिलने के बाद जब हम अंग का संचालन करते हैं, कोई आदेश मिलने के बाद जब अंग का संचालन करते हैं तो उसको आधारभूत अंग संचालन कहते हैं। और पहला जो इसमें समझाया है, काटना, झटका देना, ढीला करना, छोटा करना, सहज क्रियाएं होती हैं। सहज क्रियात्मक अंग संचालन का मतलब है कि बच्चा अपने चारों ओर फैले किसी उद्दीपन के संपर्क में आकर के जब कोई प्रक्रिया अनजाने में कर देता है, किसी उद्दीपक के संपर्क में आकर के जब बालक कोई क्रिया अनजाने में कर देता है तो वह सहज क्रियाएं करता है, और किसी आदेश के मिलने के बाद जब वह अंग का संचालन करता है तब वह आधारभूत अंग संचालन की क्रिया करता है। इसके बाद तीसरा वर्गीकरण इसने किया, शारीरिक योग्यताएं। शारीरिक योग्यताएं, शारीरिक योग्यताओं का मतलब यह हो जाता है कि संचालन क्रियाओं को करने के लिए या काम करने की क्षमता को बढ़ाना। ये शारीरिक योग्यता में सभी लोग अलग अलग होते हैं, तो जितने लोग होते हैं, जितनी क्षमता होती है, उसी क्षमता के अकॉर्डिंग वो अंगों का संचालन करते हैं। इसके बाद प्रत्यक्षीकरण की योग्यता और कौशल युक्त अंग संचालन। प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, और अंतिम है कौशलपूर्ण अंग संचालन। कौशलपूर्ण अंग संचालन, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है क्योंकि ये बहुत विस्तृत है, बहुत लंबी है। सुपर टेट में ये सिलेबस है, जब शिक्षण आप पढ़ेंगे तो शिक्षण के उद्देश्य से पढ़ना होता है, वहां पर बहुत व्यापक प्रक्रिया होती है। अगर हम इन तीनों को समझाना शुरू करें, शिक्षण उद्देश्यों को बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू करें, तो कम से कम 3 दिन का लेक्चर लगेगा, 50-55 मिनट का। 50-55 मिनट का एक एक लेक्चर होगा, 3 दिन हम लेक्चर देंगे, तभी शिक्षण उद्देश्यों के 3 क्षेत्रों का वर्गीकरण हम डिटेल में कर पाएंगे, जो आपके लिए ग्रहणीय हो सकेगा। फिलहाल यहां पर केवल सूक्ष्म तरीके की जानकारी आपको प्राप्त करनी थी और हमको आप तक पहुंचानी थी। आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने जितना समझा दिया शिक्षण उद्देश्यों के 3 क्षेत्रों को, उतने से ही आपका काम हो जाएगा, कतई नहीं। आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक, ये जो चैप्टर चल रहा था, ये चैप्टर पूरी तरीके से किसका चल रहा था? मूल्यांकन का चल रहा था, इसलिए मूल्यांकन पर फोकस हमारा था। अब मूल्यांकन के क्षेत्रों की बात करेंगे तो यही 3 क्षेत्र निकल करके आएंगे, तब तो पूरा शिक्षण समझ लो पढ़ा देना होगा। हम मूल्यांकन के नजरिए से केवल आपको समझा रहे थे कि इन 3 क्षेत्रों का विकास होता है लर्निंग के दौरान बच्चे का, तो ध्यान रखना चाहता है कि इन 3 क्षेत्रों के जो विभिन्न चरण हैं, तो वहां पर हमने जानकारी दे दी, किस चरण की जानकारी किसने दी। इन विभिन्न 3 क्षेत्रों के जितने चरण हैं, उन सभी चरणों में मूल्यांकन की जरूरत है। उन सबके संबंध में इवैल्यूएशन करके यह चेक करना है कि बच्चे का उस क्षेत्र में विकास कितना हुआ या नहीं हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करके उसका उपचार करना, उसका निदान करना। ठीक है, बस इवैल्यूएशन हो गया आपका। असेसमेंट मतलब कि आकलन हम लोग पढ़ रहे थे, और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन हम लोग पढ़ रहे थे। संपूर्ण जानकारी उसके विषय की हमने आपको दे दी। उम्मीद करता हूं कि इतने मात्र लेक्चर से ही आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आपके लायक हो जाएंगे। इस मिलते हैं, अब हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।